वेलकम बैक टू एके पॉली। दोस्तों, हम सब पॉलिटेक्निक सेकेंड सेमेस्टर में बीएमए की स्टडी कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें चैप्टर फर्स्ट में सोर्स ऑफ एनर्जी की स्टडी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए इससे पहले जो है दोस्तों 5वें लेक्चर में हमने इससे देखिए ऊर्जा स्रोत के जो 5 हैं उनको 6 जो है ऊर्जा स्रोत उनके बारे में बता दिए हैं अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, ये 7वां है जो कि हमारा बचा है बायोमास। ठीक है दोस्तों, प्रकृति के आधार पर ये लास्ट हमारा बचा है बायोमास। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो है दोस्तों इसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छे देखिए दोस्तों, और यदि पिछला वीडियो ना देखा हो तो इसको जरूर देख लीजिए, क्योंकि दोस्तों देखिए आपके पेपर में जो है जिस प्रकार हम बताएं सेम उसी प्रकार का क्वेश्चन आएगा और उसी प्रकार सेम आपको करके आना है, आपको पूरा नंबर मिलेगा दोस्तों। इतना हम कंफर्म रूप से कर रहे हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, बात होती है कि बायोमास करते किसे हैं। ठीक है दोस्तों, बायोमास कहते किसे हैं। तो दोस्तों बायोमास जो होता है हमारा, ठीक है ना, बायोमास जो दोस्तों जो होता है वो होता है वृक्षों। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए वृक्ष हो गए, वृक्षों, फसलों, तालाबों, झरनों तथा समुद्रों के, ठीक है ना, जो जल द्रव्य पाए जाते हैं उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, बायोमास कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो दोस्तों इसकी परिभाषा पहले देंगे कि बायोमास कहते किसे हैं। तो चलिए दोस्तों हम लिखते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से उससे क्या करेंगे, अपने कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, लिखेंगे इसमें बायोमास के बारे में, वृक्षों, कामा फसलों, कामा तालाबों, झरनों तथा समुद्र में पाए जाने वाले जैव द्रव्य पदार्थों को बायोमास कहते हैं। बायोमास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, बायोमास कहते हैं। और देखिए दोस्तों, जो बायोमास होता है इसे हम जैव द्रव्य ऊर्जा के नाम से भी जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, यदि पेपर में आएगा जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं तो उसे ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है बायोमास ही है। ठीक है ना, क्या कहेंगे, जैव द्रव्य ऊर्जा स्रोत। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, इसका भी नाम है। ठीक, तो दोस्तों देखिए बायोमास कहते किसे हैं, वृक्षों, फसलों, देखिए तालाबों, झरनों तथा समुद्र में पाए जाने वाले जैव द्रव्य पदार्थों को क्या कहते हैं दोस्तों, बायोमास कहते हैं। इतना समझ में आया दोस्तों। अब ध्यान से देख लीजिए दोस्तों, इसमें जो है बायोमास का, देखिए बायोमास के वर्गीकरण के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से, बायोमास का वर्गीकरण, बायोमास का वर्गीकरण। ठीक है दोस्तों, देखिए बायोमास का जो वर्गीकरण है दोस्तों उसे देख लेते हैं ध्यान से। देखिए बायोमास का जो वर्गीकरण किया गया ना दोस्तों, दो भागों में किया गया है। ठीक है ना, एक पहला थलीय बायोमास, दूसरा जलीय बायोमास। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए इसमें पहला क्या लिख देंगे, थलीय मतलब दोस्तों जो स्थल पे होते हैं। ठीक है ना, थलीय बायोमास। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिए दूसरा क्या है हमारा, जलीय बायोमास। ठीक है दोस्तों, देखिए ध्यान से, अब देख लेते हैं दोस्तों थलीय बायोमास में क्या क्या आते हैं और जलीय बायोमास में क्या क्या आते हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों देखिए इसमें जो है हमारा थलीय बायोमास में देखिए दोस्तों क्या क्या आते हैं, जैसे कार्बनिक जो दोस्तों कार्बनिक ये जो छीजन होते हैं, ठीक है ना, देखिए कार्बनिक छीजन तथा पौधे आते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, देखिए कार्बनिक छीजन तथा पौधे। और दोस्तों एक चीज आप लोग ये जानना चाहते हैं ना कि कार्बन छीजन क्या होता है। ठीक है दोस्तों, देखिए जो छीजन होता है ना, ये हमारा मान लीजिए जैसे मूंगफली का छिलका हो गया और धान का जो होता है भूसी होता है। ठीक है दोस्तों, और जानवरों के जो गोबर होते हैं, ठीक है ना, उन्हीं को हम कार्बनिक छीजन कहते हैं। ठीक है, तथा क्या दोस्तों, पौधे, ये हमारे क्या होते हैं, स्थल पर ही पाए जाते हैं ना, इसलिए ये किस में आ जाएंगे, स्थलीय
बायोमास में आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, थर्डी बायोमास में आ जाएंगे। अब देखिए जली बायोमास में क्या क्या आते हैं। देखिए दोस्तों, जो हमारा दोस्तों जली बायोमास में होता है, ये जो होता है देखिए, जो हमारा आता नहीं है मीठे जल में, मीठे जल में जो पौधे पाए जाते हैं दोस्तों, ठीक है ना, मीठे जल में पौधे तथा समुद्री पौधे, जैसे दोस्तों देखिए समुद्री पौधे कौन से होते हैं, ये सवाल आते हैं, ठीक है ना, तो लिख देंगे सवाल। समुद्री पौधे, समुद्री के शैवाल, मीठे जल में पौधे तथा समुद्री शैवाल लिख देंगे, समुद्री शैवाल। ठीक है दोस्तों, आदि भी कर सकते हैं यहाँ पर, समुद्री शैवाल आदि। ठीक है दोस्तों, समुद्री शैवाल और भी आ जाएंगे। ठीक है ना दोस्तों, तो इतना लिख देंगे। देखिए थर्डी बायोमास में क्या लिखेंगे, मीठे जल में पौधे तथा समुद्री शैवाल आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों हम लोग की, देखिए इतना हो गया, बायोमास का वर्गीकरण भी हो गया। अब बात आती है दोस्तों कि बायोमास का जो उत्पत्ति कैसे होता है। ठीक है ना, बायोमास का उत्पत्ति कैसे होता है, इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों। देखिए बायोमास की उत्पत्ति, ठीक है दोस्तों, बायोमास की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिए दोस्तों, बायोमास की उत्पत्ति कैसे होती है, ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, देखिए दोस्तों हम आपको स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताएंगे, पूरा अच्छी तरीके से जहाँ तक जानकारी मिलेगी वहां तक। ठीक है दोस्तों, देखिए बायोमास की जो उत्पत्ति होती है ना, प्रकाश संश्लेषण द्वारा होता है। ठीक है दोस्तों, ये ही इसका क्या है, मेन कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, अब देखिए बात आती है, पूरा हम स्टेप बाय स्टेप बता रहे हैं बायोमास की उत्पत्ति कैसे होती है। देखिए बायोमास की उत्पत्ति जो होती है दोस्तों, पेड़ पौधों द्वारा, ठीक है ना, पेड़ पौधे हरे पत्तियों द्वारा, सूर्य का प्रकाश तथा अपने जड़ों द्वारा, ठीक है ना, जल तथा खनिज लवणों को अवशोषण करके, ठीक है दोस्तों, जो मिश्रण बनाते हैं, ठीक है ना, उस मिश्रण को बनाने की क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही, मतलब प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही हमें क्या होता है, बायोमास की उत्पत्ति होती है। यही हमारा डिफिनेशन है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लिख देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए लिख देंगे दोस्तों, हरे पौधे अपने पत्तियों द्वारा सूर्य का प्रकाश तथा जो दोस्तों जड़ों द्वारा खनिज लवण तथा जल की प्राप्ति से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उन्हें प्राप्त करते हैं क्या दोस्तों, प्राप्ति से जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त करते हैं, उस क्रिया को, ठीक है दोस्तों, उस क्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, और डायरेक्ट भी कर सकते हैं, प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप ही बायोमास का उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, देखिए हम इसलिए लिखा है ताकि आप लोग ये भी जाने प्रकाश संश्लेषण कहते किसे हैं। ठीक है ना दोस्तों, देखिए प्रकाश संश्लेषण कहते हैं तथा इसके फलस्वरूप बायोमास उत्पन्न होता है, बायोमास की उत्पत्ति होती है, आई होप दोस्तों आप लोगों को ये भी अच्छे समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए आप बता सकते हैं बायोमास की उत्पत्ति कैसे होती है। ठीक है,
अब देखिए दोस्तों, हमने आपको जैसे बताया था उसी प्रकार से लिखा है, ठीक है दोस्तों, सिंपल। आप लोग अपने भाषा में देखिए, हम इसे अपने भाषा में लिखा है ताकि आप लोगों को जानकारी में कोई भी थोड़ी सी भी मिस्टेकिंग ना रहे और आपको कोई भी भाषा ऐसा ना हो कि हमारा ना समझ में आए, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बायोमास की उत्पत्ति हो गई। अब देख लेते हैं दोस्तों बायोमास की जो उपयोगिता के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, बायोमास की उपयोगिता, ठीक है दोस्तों। देखिए इसकी उपयोगिता कहाँ कहाँ पर है और किस प्रकार में हमारा इसका उपयोगिता होता है, ठीक है ना दोस्तों। देखिए जैसे दोस्तों हमारा होता है गन्ना होता है, ठीक है, अनाज होता है। हमने क्या बताया था फिलहाल यहाँ पर देखिए, गन्ना कामा अनाज तथा गन्ना अनाज तथा कंद लिख सकते हैं, कामा करके बायोमास, बायोमास से एल्कोहल, बायोमास से एथेनॉल, बायोमास से जो दोस्त होता है एथेनॉल प्राप्त होता है, बायोमास से एथेनॉल, एथेनॉल प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब देखिए ये क्या हो गया, पहला हो गया। दूसरा हम लिख लेते हैं दोस्तों कि जो हमारा होता है एथेनॉल प्राप्त होता है, ठीक है। अब एक चीज लिख सकते हैं दूसरा, क्या, देखिए कि एथेनॉल से जो है दोस्तों, ठीक है ना, एथेनॉल, एथेनॉल का जो है पेट्रोल में उपयोग करके, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, एथेनॉल का जब हम लोग पेट्रोल में उपयोग करते हैं, ठीक है, तो उससे जो होती है जो प्राप्त प्रमुख ईंधन प्राप्त होता है उससे, ठीक है ना दोस्तों, लाभप्रद ईंधन प्राप्त होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से, एथेनॉल, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से, पेट्रोल में मिलाने से, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से बायोमास, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से दोस्तों जो होता है बायोमास की लाभप्रद ईंधन प्राप्त हो जाता है, ठीक है ना। मिलाने से लाभप्रद, लाभप्रद ईंधन की प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों, ईंधन की प्राप्त होती है, प्राप्त होती है, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों एक चीज और लिख लेते हैं तीसरा नंबर डाल के, देखिए जैसे उपयोगिता में जैसे हम लोग कह सकते हैं बायोमास के बारे में, है ना। तो देखिए दोस्तों ये भी कह सकते हैं कि जैसे घरों में कूड़ा करकट होते हैं, ठीक है ना, उनके लिए क्या कर सकते हैं, उनके लिए जो है कूड़े मतलब घर के जो कूड़े करकट होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लैट में एकत्रित कर देते हैं, ठीक है ना। ये भी लिख सकते हैं इसमें दोस्तों। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका, इसका जो हो जाएगा दोस्तों ना, पैलेट में देखिए घर के कूड़े करकट को ईंधन, ईंधन पैलेट में, पैलेट में एकत्रित किया जा सकता है, पैलेट करकट को ईंधन पैलेट में बनाया जा सकता है। एक मिनट दोस्तों, घर के कूड़े करकट, कूड़े करकट को, घर के कूड़े करकट, ठीक है दोस्तों, से जो होता है ईंधन पैलेट बनाया जा सकता है, करकट से रहेगा यहाँ पर, देखिए ध्यान से, कूड़े करकट से, घर के कूड़े करकट से ईंधन पैलेट बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों, बनाया जा सकता है। आई होप दोस्तों ये भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। देखिए यदि आपको अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों, देखिए इसलिए हम आपको पूरे अच्छे से बताने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए बायोमास के बस इतना ही है उपयोगिता तक ही, ठीक है दोस्तों। देखिए आपका इतना ही केवल पूछता है कि बायोमास कहते किसे हैं, बायोमास का वर्गीकरण, उसके बाद आप लिख दीजिएगा कि दो प्रकार से इसे बांटा गया है, ठीक है, थली और जली। अब बायोमास की उत्पत्ति कैसे होती है, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा होती है, ठीक है दोस्तों। और उपयोगिता इसके क्या है, गन्ना अनाज तथा कंद बायोमास से एथेनॉल की प्राप्ति होती है। और लिख देंगे दूसरे में, एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाने से जो होता है दोस्तों लाभप्रद ईंधन की प्राप्ति होती है। और तीसरा लिख देंगे, घर के कूड़े करकट से जो दोस्तों होता है, ठीक है ना, उसे हम ईंधन पैलेट में, ईंधन पैलेट बना सकते हैं उससे, ठीक है ना। तो दोस्तों करकट से ईंधन पैलेट बनाया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों
इसे जो है अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। और दोस्तों इसमें जो है दो चीजें आपकी बची हुई है, ये जो इतने थे जो ऊर्जा के स्रोत बताया हमने को, ठीक है ना, ये सभी थे प्राकृतिक के आधार पर ऊर्जा के स्रोत थे, ठीक है। अब एक चीज और आपके सिलेबस में है जो कि है आपका परंपरागत और अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत, उसके बारे में जान लेते हैं। उसके बाद दोस्तों है आप लोगों का जो आप लोग फर्स्ट ईयर में फिजिक्स पढ़े थे उसमें शून्यवान नियम था ना गति का, उसी प्रकार इसमें जो है दोस्तों शून्यवान नियम भी आपके सिलेबस में है, उसे भी पढ़ाना है, ठीक है। तो उसे देख लेते हैं उन दोनों को, ठीक है। तो इसे आप लोग इसके साथ लीजिए ताकि रफ करें। तो दोस्तों देख लेते हैं हम लोग। देखिए परंपरागत ऊर्जा स्रोत आपके सिलेबस में दिया है और अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में भी हमें पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों परंपरागत ऊर्जा स्रोत को हम व्यापारिक ऊर्जा स्रोत के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना दोस्तों। और जो हमारा अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत है उसे हम गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के भी नाम से जानते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए देखते हैं व्यापारिक या परंपरागत ऊर्जा स्रोत होता क्या है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए इसका सिंपल डिफिनेशन है वे ऊर्जा स्रोत, ठीक है दोस्तों, वे ऊर्जा स्रोत जो काफी लंबे समय से हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं दोस्तों, परंपरागत या व्यापारिक ऊर्जा स्रोत कहते हैं। जैसे दोस्तों हम लोग आप जानते हैं कोयला बहुत समय से उपयोग होता हुआ आ रहा है, ठीक है, तेल जो है वो भी बहुत समय से उपयोग होता हुआ आ रहा है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हम लिख देते हैं ध्यान से, देखिए वे ऊर्जा स्रोत, वे ऊर्जा स्रोत, ठीक है दोस्तों। ये देखिए ये जो है ऊर्जा स्रोत के दो भाग हैं, ठीक है ना। पहला क्या पढ़ाया था, प्राकृतिक के आधार पर टोटल ऊर्जा के बारे में आपको पढ़ा चुके हैं। दूसरा क्या है, व्यापारिक, ये आते हैं दूसरे नंबर पे आते हैं सब, ठीक है। व्यापारिक या परंपरागत आता है, तीसरा हमारा आता है अपरंपरागत, चौथा में आता है लघु आता है। तो वो सब पढ़ना नहीं है फिलहाल, इसमें परंपरागत अपरंपरागत पढ़ना है, ठीक है, और इस शून्यवान नहीं पढ़ना है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर परंपरागत ऊर्जा वे ऊर्जा स्रोत जो काफी लंबे समय से या फिर बहुत पहले, ठीक है ना दोस्तों, या फिर बहुत पहले से काफी लंबे समय से हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं या फिर जिनकी प्रयोग होते हुए आ रही है, ठीक है ना। हम प्रयोग करते हुए आ रहे हैं उन्हें परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे लिख लीजिएगा, जैसे में हमारे हो जाएंगे कोयला, तेल, ठीक है दोस्तों, इतना लिख सकते हैं, ठीक। आदि भी लिख दीजिएगा यहाँ पर, ठीक है ना, कई चीज आते हैं। अब देखिए दोस्तों इतना हो गया। अब बात आती है दोस्तों की अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते किसे हैं, ठीक है ना। ये आपको इसे समझ में आया ना, जो ऊर्जा स्रोत बहुत ही लंबे समय से मतलब बहुत ही पहले से उपयोग होते हुए आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा के स्रोत कहते हैं, ठीक है दोस्तों। अब बात आती है अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, ठीक है दोस्तों, ऊर्जा स्रोत। तो दोस्तों देख लीजिए अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते किसे हैं, ध्यान दीजिए दोस्तों। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं इसमें लिख देंगे वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत ही कम समय से बहुत ही कम या फिर बहुत ही जल्दी उपयोग में आए हुए हैं। वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत ही जल्दी उपयोग में लाए गए हैं, ऐसे लिख दीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना, लाए गए हैं, उन्हें अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं, ऊर्जा स्रोत कहते हैं,
ठीक है दोस्तों, उन्हें हम क्या कहते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं या फिर गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के भी नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत ही जल्दी उपयोग में लाए गए हैं या फिर बहुत ही कम समय में। ठीक है ना दोस्तों, वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत ही हाँ दोस्तों इसी करा दीजिएगा, वे ऊर्जा स्रोत जो बहुत ही जल्दी उपयोग में लाए गए हैं। ठीक है ना, उन्हें क्या कहते हैं, अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है दोस्तों, इसमें एक स्टेप ये लिख सकते हैं, दूसरा यहाँ पे स्टेप लिख दीजिएगा यहाँ पर। ठीक है ना, ऐसे करके लीजिएगा या फिर यहाँ पर हैज बना दीजिए। ठीक है, हैज में लिखिएगा नाभिकीय ऊर्जा। ठीक है दोस्तों, नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर लिखेंगे क्या, नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत को इससे छोड़कर, ठीक है दोस्तों, अन्य सभी अपरंपरागत ऊर्जा के स्रोत को हम लोग अक्षय ऊर्जा कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, अक्षय ऊर्जा भी कहते हैं, दोस्तों। देखिए अक्षय ऊर्जा क्या होता है, जिसका क्षय न हो, मतलब उसमें कोई हानि ना हो। ठीक है दोस्तों, देखिए नाभिकीय ऊर्जा का हानि कभी नहीं हो सकता है, इसलिए कहा गया है नाभिकीय ऊर्जा को छोड़कर अन्य सभी अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत जो होते हैं हमारे अक्षय ऊर्जा स्रोत भी के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। तो दोस्तों एक लास्ट रह गया है, इससे पहले आप लोग इसे साथ ले लीजिए ताकि इसे हम रफ करें। और दोस्तों एक शून्यवान नियम बचा है, उसे भी देख लेते हैं, उसके बाद ये हमारा चैप्टर फर्स्ट समाप्त हो जाएगा दोस्तों। ठीक है ना दोस्तों, तो इसे आप रफ जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। तो चलिए देखते हैं उष्मागति का शून्यवान नियम। ठीक है दोस्तों, जिसे हम ज्योर्थ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों इंग्लिश में। तो दोस्तों देख लेते हैं कि शून्यवान नियम कहते किसे हैं। ठीक है ना, उष्मागति का शून्यवान नियम होता क्या है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए उष्मागतिकी का जो शून्यवान नियम होता है उसे ऐसे कह सकते हैं, इसकी डिफिनेशन सिंपल है कि उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार, ठीक है दोस्तों, शून्यवान नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए तथा बी, ठीक है दोस्तों, किसी तीसरे निकाय सी के साथ, ठीक है, अलग अलग उष्मी साम्यावस्था में हो तो निकाय ए तथा बी भी आपस में उष्मी साम्यावस्था में होंगे। ये हमारा उष्मागतिकी का शून्यवान नियम कहता है। ठीक है दोस्तों, यही आपको इसमें बच जाना है। देखिए ध्यान से कैसे, इसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से लिखेंगे, उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार, उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार, किसी निकाय में या फिर किसी निकाय ए तथा बी को किसी दूसरी निकाय, यदि देखिए दोस्तों उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार यदि कोई निकाय, मुख्य दोस्तों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हम लोग लिख दिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसे जो है यहाँ पर रख कर रखते हैं ध्यान से, के अनुसार, यहाँ से इसको मिस्टेक कर देखिए, उष्मागतिकी के शून्यवान नियम के अनुसार यदि कोई निकाय ए तथा बी किसी तीसरी निकाय सी के साथ अलग अलग उष्मी साम्यावस्था में है तो, उष्मी साम्यावस्था में है
है तो निकाय ए व बी भी आपस में उष्मीय साम्यावस्था में होंगे, साम्यावस्था में होंगे, साम्यावस्था में होंगे। यही ऊष्मागतिकी का क्या है दोस्तों, यही ऊष्मागतिकी का शून्यवां नियम है, शून्यवां नियम है। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको अच्छे समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इसका डिफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। ऊष्मागतिकी के शून्यवां नियम के अनुसार यदि कोई दो निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग उसमें साम्यावस्था में है तो, ठीक है दोस्तों, है तो वो निकाय ए तथा बी भी आपस में उसमें साम्यावस्था में होंगे। ये इसका डिफिनेशन हो गया दोस्तों। अब इसको जो दोस्तों डायग्राम के माध्यम से थोड़ा समझ लीजिए। देखिए डायग्राम बिल्कुल बनाइएगा इसका, ठीक है। देखिए कहा क्या गया है, यदि कोई निकाय ए तथा बी किसी तीसरे निकाय, मतलब टोटल निकाय कितने हैं दोस्तों, 3 है ना। तो देखिए दोस्तों क्या हो जाएंगे, ध्यान से 3 निकाय है। देखिए यहाँ पर इसका डायग्राम बनाइए, ऐसे कुछ इसका डायग्राम हो गया, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर ऐसे कर दीजिए, ये अलग हो गया। ये मान लीजिए सी का डायग्राम हो गया, तीसरे निकाय, ठीक है ना। क्या कर रहा है, ए तथा बी किसी तीसरे निकाय सी के साथ अलग अलग साम्यावस्था में, ठीक है ना। क्या कर रहा है, अलग अलग साम्यावस्था में है तो, ठीक है ना दोस्तों। तो ए और बी भी आपस में क्या होंगे, अलग अलग साम्यावस्था में होंगे ना। देखिए सी क्या है, ए तथा बी से, यहाँ मान लीजिए ए है, यहाँ पर बी है, ठीक है ना। ए तथा बी से क्या है, ये अलग साम्यावस्था में है। तो कह रहा है ए तथा बी भी आपस में भी अलग अलग साम्यावस्था में होंगे। देखिए ये सी क्या था, इन दोनों से अलग साम्यावस्था में था, तो ये बना है। देखिए यहाँ पर अब कह रहा है क्या, ए तथा बी भी अलग अलग साम्यावस्था में आपस में, तो यहाँ पर भी देखिए अलग अलग पार्ट कर दिए, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, इससे भर देंगे, देखिए यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे इसे पूरा भर दीजिए, ठीक है। देखिए ध्यान से। अब दोस्तों देख लेते हैं इसमें इस परत को कहते क्या है, ठीक है। देखिए ये जो परत होती है हमारी ऊपर वाली है, ठीक है ना, इसे कहते हैं उष्मा रोधी, उष्मा चालक कहते हैं इसे दोस्तों, सॉरी देखिए ध्यान से, उष्मा चालक दीवार कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और इसको जो कहते हैं दोस्तों, ये वाली जो परत होती है यहाँ से, ठीक है ना, इसे कहते हैं उष्मा रोधी, ठीक है दोस्तों। उष्मा रोधी दीवार कहते हैं, उष्मा रोधी दीवार कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा दोस्तों। और दोस्तों यदि ये लेक्चर हमारे अच्छे समझ में आया हो आपके, तो दोस्तों इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और दोस्तों कमेंट भी करते रहिएगा, ताकि आप देखिए दोस्तों कमेंट से हमें मोटिवेशन प्राप्त होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, ठीक है दोस्तों। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ये सभी चीजें आपके कमेंट से ही हमें मालूम चलती हैं। और दोस्तों बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे नोटिफिकेशन के जो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद दोस्तों, टेक केयर।